दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सागर में। आज हम यहाँ 16 जून 2020 की कुछ मुख्य हिंदी करंट न्यूज़ कैप्सूल्स पर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा या और भी बहुत सारी जो संबंधित परीक्षाएं हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं, उनके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सिप्री ईयरबुक 2020। दरअसल 15 जून 2020 को एक प्रमुख रक्षा थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने ईयरबुक 2020 जारी की। इस ईयरबुक 2020 के अनुसार चीन एवं पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है और चर्चा में है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अन्य देशों के अलावा चीन, पाकिस्तान और भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस ईयरबुक में दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये दोनों देश, चीन और पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में भारत से आगे हैं। यहाँ पहले हम इस रिपोर्ट की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि सिप्री क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। सिप्री ईयरबुक 2020 के अनुसार चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है, यानी कि चीन के पास इस समय 320 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जबकि पाकिस्तान और भारत के पास परमाणु हथियार क्रमशः 160 और 150 हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 हैं। इसमें यह जानना ज़रूरी है कि इससे पहले अपने पिछले साल की रिपोर्ट में सिप्री ने कहा था कि चीन के पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 150 से 160 के करीब परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार होने की बात कही गई थी उसकी रिपोर्ट में। सिप्री की माने तो यह आंकड़े वर्ष 2019 की तुलना में घटे हैं। दरअसल वर्ष 2019 में सिप्री द्वारा इन दो देशों के पास 13,865 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि इस ताज़ा ईयरबुक रिपोर्ट की माने तो चीन और पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले कहीं अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। अभी जो हमने बताया कि चीन के पास 320 और पाकिस्तान व भारत के पास क्रमशः 160 और 150 परमाणु हथियार हैं, तो यह संख्या इस साल जनवरी तक की है। अब आगे देखते हैं। सिप्री ने इस दौरान कहा कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण कर रहा है और पहली बार एक तथाकथित परमाणु परीक्षण विकसित कर रहा है। इसके साथ ही चीन पहली बार समुद्र आधारित मिसाइलों और परमाणु सक्षम लड़ाकू जेट भी बना रहा है, जो कि रिपोर्ट में कहा गया है, यानी कि चीन जमीन और जल पर मार करने वाली मिसाइलें और परमाणु सक्षम फाइटर जेट्स भी विकसित कर रहा है। भारत और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने परमाणु बलों के आकार और विविधता को बढ़ा रहे हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब भारत अपने तीनों पड़ोसी देशों से परेशान है। पाकिस्तान से तो वह हमेशा ही परेशान रहता है, क्योंकि वह आए दिन सीज फायर का उल्लंघन जो करता रहता है। और हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव चल रहा है। सीमा के दोनों ओर लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक सैन्य निर्माण हो रहा है। पर इसके अलावा जो सोचनीय मुद्दा है, यानी कि जो सोचने वाली बात है, वह यह है कि आजकल नेपाल के साथ भी भारत के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिप्री का यह दावा, परमाणु हथियारों को लेकर किया गया दावा, भारत के लिए जरा चिंता का विषय बन जाता है। चलिए अब रिपोर्ट में वैश्विक स्थिति को देखते हैं। जनवरी 2020 तक विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। सिप्री के मुताबिक इन देशों के पास कुल मिलाकर 13,400 परमाणु हथियारों का अंदाजा लगाया गया है। इनमें रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के पास 5800 परमाणु हथियार हैं। इसके साथ ही इन दोनों देशों की वैश्विक परमाणु हथियारों में 90% से अधिक की भागीदारी है। सिप्री के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में 3,720 न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेशनल फोर्स के साथ तैनात हैं, जबकि 1,800 न्यूक्लियर वेपन्स को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है।
सिप्री की पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2019 में सैन्य ज़रूरतों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश है, जबकि इस मामले में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर था। अब देखते हैं कि सिप्री क्या है। दरअसल सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और एक डिफेंस थिंक टैंक है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय स्वीडन में है। अब थोड़ा सा स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। संक्षेप में हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। स्वीडन को आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ स्वीडन कहा जाता है और यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। सेक SEK या स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। इनका 10 सेक 1 यूरो के बराबर होता है और US डॉलर में कहें तो 1.1 डॉलर के बराबर होता है। स्वीडन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP 460 बिलियन यूरो है, जो कि वन ऑफ द EU's हाईएस्ट है। यहाँ एक बात और बता दें, जैसा कि आपको पता ही है कि स्वीडन की ही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन की पॉपुलेशन 10 मिलियन है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 23.5 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए वापस सिप्री की तरफ रुख करते हैं। तो सिप्री की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। गौरतलब है कि सिप्री नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों के लिए पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है। तो ये तो हुआ हमारा पहला टॉपिक। पर गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका या कोई फैक्ट गलत लगे या ख़राब लगे और या आप उसमें कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमने यहाँ तथ्यों को लेकर पूरी सजगता बरती है, फिर भी कोई चूक हो जाए तो अवश्य बताएं। वैसे तो गाइस, हम जब कभी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले ट्रायल्स लेते हैं कई जगह, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि जिसकी क्लास अच्छी नहीं लगती है ट्रायल में, उसे बस झेलते भर ही हैं। पर यूट्यूब पर झेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो झट से वीडियो स्टॉप करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है और कोई ज़्यादा पकाऊ लगे बॉस तो टैब ही क्लोज करने का झंझट ही ख़त्म। पर गाइस, एक मौका तो हमें औरों को और ख़ुद के पेशेंस को ज़रूर देना चाहिए। एक बार थोड़ा पेशेंस रखकर मुझे सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगे तो स्टॉप का ऑप्शन तो है ही आपके पास, बाकी कमेंट बॉक्स भी है ही। पर अगर थोड़ा भी ठीक लगे गाइस तो उसे बताने में भी कंजूसी नहीं करना। देखिए, हमारा मकसद है कि आपकी तैयारी बढ़िया हो और वो आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से करें, पर एक बार कुछ नया और सही ट्राई करने में बुराई नहीं है। गाइस, क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर प्लीज़ स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एक बार देखें। ठीक है, अब जल्दी से वापस अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है यूनाइटेड किंगडम की जेट ज़ीरो योजना। ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि हाल ही में उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने जेट ज़ीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की। इस संदर्भ में यूके के परिवहन सचिव ग्रांट शाप्स ने 12 जून 2020 को घोषणा की। अब इसका उद्देश्य क्या है? जेट ज़ीरो योजना के जरिए यूके का उद्देश्य कार्बन मुक्त पारगमन उड़ानों को संभव बनाने के लिए विमानन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना है। दरअसल यूके या यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2050 तक देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था यानी कि नेट ज़ीरो इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है और इसकी वर्तमान पहल इसी लक्ष्य का एक भाग है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि नेट ज़ीरो का मतलब क्या है। तो नेट ज़ीरो का तात्पर्य है वातावरण से बाहर निकाले गए उत्सर्जन और उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन हासिल करना। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जेट ज़ीरो योजना पर काम करने के लिए विमानन पर्यावरण समूहों और सरकार के नेताओं के एक समूह का गठन कर एक जेट ज़ीरो काउंसिल बनाई गई है। इस काउंसिल का उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जैसे कोरोना या कोविड-19 महामारी के बाद उड्डयन क्षेत्र में हरित पहल को फिर से शुरू करना, विभिन्न हितधारकों जैसे उड्डयन क्षेत्र से जुड़े लोगों, पर्यावरण समूहों तथा सरकारी नेताओं आदि को एक साथ लाना, विमानन क्षेत्र के अंतर्गत भविष्य की उड़ानों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट ज़ीरो एमिशंस को संभव बनाना। अब जेट ज़ीरो योजना का महत्व क्या है?
यूके के लिए विमानन क्षेत्र में सतत उड्डयन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के उत्पादन तथा बिजली आधारित उड्डयन सेवा में एक विश्व अग्रणी सेवा प्रदाता बनने का अवसर मौजूद है और इस प्रक्रिया से हजारों उच्च कुशल रोजगार और प्रमुख निर्यात अवसर भी उत्पन्न होंगे। अब ग्रीन हाउस गैसेज यानी GHGs के प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? वर्ष 2018 में उड्डयन क्षेत्र का कुल CO2 उत्सर्जन में योगदान 2.4% था या 2.4% था। हालांकि यह उत्सर्जन मात्रा अन्य औद्योगिक क्रियाओं की तुलना में कम लगती है, लेकिन कुल वैश्विक तापन में वाणिज्यिक उड्डयन क्षेत्र का योगदान 5% है। इसके अलावा यात्री परिवहन का GHG उत्सर्जन यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 81% का योगदान है, जबकि इस मामले में शेष 19% योगदान माल परिवहन का है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्सर्जकों की। GHGs के प्रमुख उत्सर्जक जो हैं उनकी CO2 का कुल उड्डयन उत्सर्जकों में लगभग 70% का योगदान है और यह वैश्विक तापन पर धनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका दूसरा प्रमुख उत्सर्जक जलवाष्प है, जो जेट ईंधन की खपत से उत्पन्न होता है। ये जलवाष्प शीघ्र ही हिम क्रिस्टल के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे सिरस बादलों का निर्माण होता है। आपको बता दें कि सिरस बादल छोटे अलग थलग बालों की तरह के बादल होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पर पाए जाते हैं और ये सिरस बादल अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे CO2 की तुलना में 3 गुना अधिक तापन प्रभाव पड़ता है। कणकीय पदार्थ भी इसके एक उत्सर्जक हैं। कणकीय पदार्थों में हाइड्रोकार्बन, कालिक और सल्फेट्स शामिल होते हैं। सल्फेट सूर्य की किरणों को परावर्तित करके शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं, कालिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तथा नाभिकीय क्रिस्टल के रूप में कार्य करके वातावरण में हिम का निर्माण करते हैं। इसके अलावा नाइट्रस गैसें भी शीतलन तथा तापन दोनों प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड रासायनिक क्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं, जो वैश्विक तापन प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरी ओर ये मीथेन से क्रिया करके उसकी मात्रा को कम करती है, जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। अब इसकी चुनौतियों की बात करें तो अभी जैसा कि हमने बताया कि यूके ने वर्ष 2050 तक देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था यानी नेट जीरो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है और चूंकि विमानन उत्सर्जन वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के 2% से अधिक के लिए जिम्मेदार है और 2005 के बाद से यह 70% तक बढ़ गया है। गौर कीजिएगा, 70% तक बढ़ गया है 2005 से। इसलिए परिवहन उत्सर्जन में कमी लाना एक मुश्किल काम साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है कि यदि यह उत्सर्जन कम करने के यथासंभव उपाय नहीं किए गए तो इन उपायों के अभाव में कार्बन उत्सर्जन वर्तमान स्तर से वर्ष 2050 तक और 300% आगे बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि ICAO संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय यानी कि शिकागो कन्वेंशन के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन के लिए की गई थी। ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ICAO का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजनाओं तथा विकास को बढ़ावा देना है, जिससे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अब हम यहाँ थोड़ा सा शिकागो कन्वेंशन पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या है ये और क्यों अपनाया गया। शिकागो कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन है। सन 1944 में 54 देशों द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। इस कन्वेंशन ने हवाई अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मुख्य सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का नेतृत्व किया। गाइस, इस वीडियो में जो न्यूज़ कवर की गई हैं उन्हें आप हमारी वेबसाइट www.knowledgesagar.com पर भी पूरा पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही अगर इसमें आप कोई सुधार या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बेझिझक हमें बताएं। आपका साथ रहा तो आगे हम प्रश्नोत्तर सेक्शन 20 में जल्दी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।